लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। क्या है आंसर आया था? यस मैम, आ गया। क्या था आंसर? तब हम लोग आज ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो है वो ऐसा टेस्ट है जो कि ये बताएगा कि जो आपने आंसर लाया है बाय एनी ऑफ द मेथड, अगर वो नॉर्थ कॉर्नर मेथड से आया हो, लीस्ट कॉस्ट मेथड से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से आया हो, किसी भी मेथड से जो आंसर आ रहा है वो आंसर जो है उससे ज़्यादा, मतलब आंसर से में जो कॉस्ट आ रहा है उससे ज़्यादा उस कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। अगर उसको और ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है देन वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता, इन दैट केस दैट सॉल्यूशन वी आर गेटिंग इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो हम लोगों को बस यही चेक करना है ऑप्टिमलिटी टेस्ट में कि जो आंसर हमें मिला है बाय एनी ऑफ द मेथड वो अप्रोक्सीमेट, मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं। अगर वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रहा है देन हमें कुछ नहीं करना, वही यूज़ करना है। और अगर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है देन वी हैव टू मॉडिफाई दैट सॉल्यूशन। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक जो मेथड, एक ही क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर रहे थे, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आंसर हमारा सबसे कम किस केस में आया था? वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में आया है ना, बताओ। यस मैम, यस मैम। सो अगर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में सबसे कम आया है तो हम अगर इन तीनों में से किसी एक को कंसिडर करें कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के नियर अबाउट है वो क्या हो सकता है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से है वो आंसर, बिकॉज उसमें तो हम, बाकी में तो हम मिनिमाइज कर देते हैं, इस केस में हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, हमें उस केस में मिला है और जो मिनिमम वैल्यू मिला है हम उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरह कहीं ना कहीं कंपेयर करके उसको देख सकते हैं कि वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। बट बाकी को हम ऐसे भी नहीं मान सकते क्योंकि उससे लो कॉस्ट का हमें इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि कोई और तरीका है जिससे हम और लो कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो अब एक टेक्निक है जिसको मोदी टेक्निक कहते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, जिसके हेल्प से हम उसे कम कर सकते हैं। जैसे मैम एक क्वेश्चन था। क्या बोल रहे हैं? मैम लीस्ट कॉस्ट मेथड में जो एलिमेंट चूज करते हैं, ये तो वो रो या कॉलम किसी साइड से भी चूज कर हाँ सकते हैं? हाँ, कहीं से भी कुछ भी दो, लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट का वैल्यू मिनिमम। जैसे होता है ना कि सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरह देखें तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मतलब हमें जो शिफ्ट करना है वहाँ जहाँ का कॉस्ट मिनिमम दिख रहा है सबसे पहले वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दो। जो एक्सपेंसिव है हम वो बाद में देखेंगे उसका क्या करना है, जहाँ मिनिमम कॉस्ट लग रहा है सबसे पहले वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दो, मतलब वहाँ शिपमेंट कर दीजिए। ये करना है हमें। ओके मैम। वो कॉलम में हो, डेस्टिनेशन पे डिपेंड करे, सोर्स पे डिपेंड करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। देखिए, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको मोदी मेथड कहा जाता है, एमओ फॉर मॉडिफाइड आया है, डिस्ट्रीब्यूशन से डी आई आया है, सो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें हम लोग है क्या, मैंने कहा ऑप्टिमलिटी टेस्ट है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था उसका ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन से उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जिससे ज़्यादा मिनिमाइज आप नहीं कर सकते कॉस्ट को, किसी भी सिचुएशन में मिनिमम कॉस्ट आपको इतना खर्च करना ही पड़ेगा, वो कंडीशन है ऑप्टिमम। सो ऑप्टिमलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को चेक करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू चेक वेदर द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको मिला है इनिशियली, वो ऑप्टिमल है या नहीं। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? जिससे हम ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले ऑप्टिमल
भी टेस्ट करने के पहले सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमें किसी भी मेथड से, आइदर आप लीस्ट कॉस्ट मेथड लो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लो, या फिर वैम मेथड लो, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, इन तीनों मेथड में से किसी से भी आप एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इन तीनों में से आप किसी से भी सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी मेथड जब हम टेस्ट अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सजेशन मांगिए मेरा, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप वैम मेथड से सॉल्व करो। वैम मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत सारा ऐसा केसेस हो सकता है कि जो वैम मेथड में सॉल्यूशन आया है वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाए। बहुत सारे केसेस में उससे भी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है कॉस्ट, लेकिन मिनिमम कॉस्ट आपने देखा बाकी से कम अपने आप आ रहा है वैम में, तो वैम से करना ज़्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू लीस्ट कॉस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो मान लीजिए हमने, हाँ निखिल बोलिए। मैं गलती से ठीक है, तो सबसे पहले इस कोई भी टेस्ट अप्लाई करने के सबसे पहले प्रॉब्लम को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो आप यूज कर रहे हैं। मान लीजिए हमने वैम से ही कर दिया, जिसका सॉल्यूशन कुछ ये आया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है वैम मेथड से जब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, पहले हम लोगों को देखना है ये सॉल्यूशन हमारे पास है और इस सॉल्यूशन से हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना होता है कौन कौन सा सेल हमारे पास, देखो 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में कौन कौन सा सेल है जो ऑक्यूपाइड सेल है। ऑक्यूपाइड सेल, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सेल ऑक्यूपाइड है, मतलब आप यहाँ पे एकुमुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, जो कॉस्ट ये बढ़ रहा था। तो जहाँ पे भी आपने कुछ एलोकेट किया है वैल्यू, वो ऑक्यूपाइड होगा। जहाँ एलोकेशन नहीं हुआ है वो नॉन ऑक्यूपाइड है। दैट मीन्स दिस वन इज नॉन ऑक्यूपाइड, नॉन ऑक्यूपाइड, दिस इज ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। तो अब यहाँ पे काउंट करो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो ऑक्यूपाइड हैं। तो यहाँ पे ये काउंटिंग करने में देखिए, नंबर 1, दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड हैं। दिस 5, 2, 2, 7, 8 एंड 10, ये ऑक्यूपाइड सेल्स है। तो आपको ये देखना है, नंबर काउंट करना है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, उसके बाद काउंट करना है नंबर ऑफ नॉन ऑक्यूपाइड सेल। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल और नंबर ऑफ नॉन ऑक्यूपाइड सेल दोनों इक्वल है यहाँ। तो आप पहले ये काउंट करके लिखोगे, यहाँ पे दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल एंड नंबर ऑफ नॉन ऑक्यूपाइड सेल, ये काउंट करना है। पहला काम हमारा ये है। उसके बाद हमें कंडीशन ऑफ डिजेनरेसी देखना है। डिजेनरेसी वो कंडीशन है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल है या नहीं। जैसे देखो, डिजेनरेसी का एक कंडीशन है जो कि मैथमेटिकल कंडीशन है, जो बताता है m+n-1, ये जो है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल के। m क्या होगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम -1। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो क्या था, 3, 1, 2 एंड 3, S1 S2 जितने ये सोर्सेज होंगे दैट इज नंबर ऑफ रो। S1 S2 S3 3 नंबर ऑफ रोज है एंड कॉलम्स देखेंगे तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इससे हम लोग यहाँ चेक करते हैं 3 + 4 - 1, और वो जो रिजल्ट आया 3 आपका 3 टर्म, 4 और -1 कर रहे हो तो 7 - 1 6 आ जा रहा है एंड 6 जो है वही ऑक्यूपाइड सेल का भी नंबर है। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो हमारा कंडीशन ऑफ डिजेनरेसी जो हमें वो चेक कर रहे हैं, तो इस केस में अगर दोनों इक्वल है तो जो आंसर आता है वो सॉल्यूशन डीजेनरेट होता है, और हमें डीजेनरेट सॉल्यूशन ही चाहिए, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन चाहिए। डीजेनरेट सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए। अगर डीजेनरेट होता है तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक कंडीशन बताया था आपको
कि कभी भी किसी प्रॉब्लम को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये बैलेंस्ड हो। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। एग्जैक्टली उसी तरह डिजेनरेसी वाली कंडीशन अगर आ जाए तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। सो उस केस में आपको क्या करना है, नॉन डिजेनरेट है या नहीं ये चेक करना है। बिकॉज अगर नॉन डिजेनरेट है तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। और अगर डिजेनरेट आ जाता है, इनकेस अगर डिजेनरेट आ जाता है तो हमें उसे नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करना होगा, तब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कंडीशन में आएंगे, अदरवाइज वी कांट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को डिजेनरेसी कंडीशन देखना है, जो कि यहाँ पे नॉन डिजेनरेट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम लोगों को इसका मॉडिफिकेशन करना पड़ता, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखो। इसके बाद हमें जो टर्म है, जो सेल है, आपके पास ये कॉलम रो और कॉलम था हमारे पास, इसमें इसका नेमिंग करना है। फर्स्ट रो U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4। अब कुछ को भी यहाँ भी U1, U2 लिख सकते हो, इधर भी V1, V2 लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने इधर लिखा है U1, U2, U3, V1, V2, V3, इस कॉलम का सम एज ए, मतलब यहाँ पे जो टर्म का जो यूज कर रहे हैं, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये उसका सम शो करेगा। तो U1, U2, U3 वेरिएबल नेम दे रहे हैं हम, बस सोर्सेज और डेस्टिनेशन का जो रिजल्ट है सम है वो U1, U2, U3, U4, सॉरी नॉट U4, V1, V2, V3 एंड V4। ये हम नेमिंग करेंगे। जो ये कब किस में कर रहे हैं, जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो सॉल्यूशन आया है हम उसमें ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो ये करने के बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप। हाँ देखिए इसमें यही लिखा है, वी हैव टू असाइन U1, U2, U3, V1, V2, V3 एंड V4 फॉर रोज एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप है, वो है कैलकुलेशन ऑफ CIJ। CIJ आपको मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे C टर्म इन्वॉल्व हो, CIJ दैट मीन्स दैट इज द कॉस्ट। CIJ कॉस्ट ऑफ UI प्लस VJ, और ये हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल के लिए, जहाँ जहाँ सेल ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड है मीन जहाँ एलोकेशन हुआ है, जहाँ हम लोगों ने वैल्यूज एलोकेट किया है, सिर्फ उसके लिए ये कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे आप करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ऑक्यूपाइड सेल कौन सा है। सो दिस वन इज ऑक्यूपाइड सेल, और यहाँ का कॉस्ट क्या होगा, दिस इज 1, दिस इज 1, तो C11 एंड C11 इज 19। अगर इसमें बात करें तो ये ऑक्यूपाइड सेल है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा C1 एंड 4, ये D4 है, तो इसका टर्म फर्स्ट होगा C1 एंड 4, C1 4 ये होगा। और इस केस में आपको क्या करना था, फिर से देख लो, UI और VJ को ऐड करना था। आपको क्या करना है, इस टर्म के लिए अगर देखेंगे तो 19 C11 इज इक्वल टू U1 प्लस, इधर देखेंगे तो V1, मतलब आपको इस टर्म के लिए U1 प्लस V1 को ऐड करना होगा। इस टर्म की बात करें तो U1 और V4 को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑक्यूपाइड सेल है। यहाँ देखिए ये ऑक्यूपाइड सेल है, तो U2 एंड V3, दिस वन इज U2 एंड V4, दिस वन इज U3 एंड V4 एंड दिस वन इज V2 एंड U3। ये टोटल टर्म्स आएंगे हमें, इसी को बस हमने लिखा है ऊपर। C11 U1 V1 चेक कर लो आप, दिस इज U1 एंड दिस इज V1। C11 के लिए मैंने U1 प्लस V1 लिखा है, इसके लिए U1 एंड V4 लिखा है, देख सकते हैं। C14 के लिए U1 एंड V4, C23 के लिए इसी तरह सारे टर्म्स। तो हमें करना क्या था, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ IJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। ये थोड़ा सा बाकी स्टेप से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड आपको इसलिए लगेगा बिकॉज ये जो कोएफिशिएंट्स हम लोग लिख रहे हैं ना C11, ये काउंट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम C11, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम C14, यहाँ पे देखो
तो ये इसको आसान बनाने के लिए आप ये कर सकते हो, यहाँ से ले लो जो टर्म है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट मीन्स C2 and 3, D3 है तो पहले इसे लिखना है, फर्स्ट सोर्स का लिखेंगे देन डेस्टिनेशन का लिखेंगे, तो C23 ये टर्म आ जाएगा, C24 ऐसे आ जाएगा। हमें ये करना है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर ऑफ इक्वेशंस है और हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना है कितना, 7, क्योंकि U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 इधर का 3 वैल्यूज है, इधर का 4 वैल्यूज है, 4 + 3 दैट मीन्स 7 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास इक्वेशन जो है वो 6 है। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन अलग होता है, इन दैट केस कोई एक वैल्यू आप अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास 6 है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सो वी हैव 6 इक्वेशन एंड वैल्यूज जो फाइंड आउट करना है U1 U2 U3 U4 U5 सॉरी V1 V2 V3 ये 4 और ये 3 वैल्यूज, सो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए 7 वैल्यूज और 6 इक्वेशन है। इन दैट केस हम किसी एक अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें वो वैल्यू चूज करना है जहाँ पे एलोकेशन जो है वो मैक्सिमम हो। जैसे एक मिनट, जिसको कुछ पूछना हो हैंड रेज करिएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोगों एलोकेशन करना, सॉरी हमें वैल्यू पुट करना है। हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो लेस है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो एक वैल्यू हम अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। अपनी मर्जी से असाइन करने का मतलब उसका वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, बट जनरली हम लोग वैल्यूज रखते हैं तो 0 या 1 ऐसा कुछ कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। तो यहाँ पे किसी एक वैल्यू को इन सारे वेरिएबल्स में से हम एक का वैल्यू 0 रख सकते हैं। यहाँ पे 0 रखने के लिए हम लोगों ने एक और कंडीशन चूज किया है जिससे हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा इफिशिएंट हो सकता है, वो है वैसे वेरिएबल को आप 0 कंसिडर करो। हाँ निखिल बोलिए, क्या हुआ? हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ये बोले थे मैम, मेरा ना इसमें जूम ऐप पे मेरा नाम सिर्फ दिख रहा है मैम, आईडी रोल नंबर रीनेम नहीं हो रहा है मैम। तो मैम रीनेम का ऑप्शन मैंने हटा दिया इसलिए नहीं हो रहा होगा। अच्छा, हो ही नहीं रहा था। करो जल्दी से, फिर मैं हटा दूंगी। तो यहाँ पे देखो इस रो में अगर हम देख रहे हैं तो दिस इज 2 एलोकेशन है। यहाँ रो में देखें तो इसमें भी 2 एलोकेशन है, इस रो में भी 2 एलोकेशन है, इधर देखिए 3 एलोकेशन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन जो है इस कॉलम में हो रहा है V4 में, तो हम V4 का वैल्यू अपनी मर्जी से डाल देते हैं। जिसमें मैक्सिमम एलोकेशन है आप उसमें रख सकते हो। अगर मान लो इसमें 2 एलोकेशन होता, सिर्फ इसमें 2 है, तो ऐसे में हम कोई भी ले सकते थे, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम एलोकेशन मिल जा रहा है, मैक्सिमम एलोकेशन का केस मिल जा रहा है, तो जहां मैक्सिमम एलोकेशन हुआ है आप उसी को कंसिडर करो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है सब में 2 आ रहा है तो आप कोई भी 2 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम V4 का वैल्यू 0 असाइन कर लेते हैं। जब हम V4 का वैल्यू 0 असाइन करते हैं तो अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो V4 का वैल्यू 0 असाइन कर रहे हैं, जब V4 का वैल्यू 0 असाइन कर रहे हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, दिस टर्म इज 0, V4 0 हो जाएगा। तो देखो C14 मीन्स फर्स्ट सोर्स एंड फोर्थ, ये
दिस इज 10। ये 10 जो है वो वैल्यू मिला है किसका, u1 का, क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। तो इफ दिस टर्म इज 0 तो C14 इज इक्वल टू u1, और u1 जो है वो क्या आ रहा है 10, मतलब C14 मीन्स दिस वन, तो 10 इज इक्वल टू u1, ये वैल्यू हमें मिलता है। ये सॉल्व हम लोग कर रहे हैं फॉर ईच एंड एवरी इक्वेशन। तो हमें C14 जो मिला है वो u1 का वैल्यू है, दैट इज 10। C24 आप चेक कर सकते हो, C24 जो है वो क्या है 24, दैट मीन्स दिस इज 2 एंड दिस इज 4, दिस इज 60। ये 60 जो वैल्यू है वो हमें मिला u2 का, दिस वन। u3 का वैल्यू हमें C34 मिल रहा है, सो C34 आप देख सकते हैं 3 4 कहाँ है, 3 एंड 4, दिस इज 20। सो ये वैल्यू हमें मिला। तो ये सारा वैल्यूज आप इक्वेशन पे पुट करेंगे, वैल्यूज आता चला जाएगा। इन तीनों के केस में इसलिए आ जा रहा है डायरेक्टली वो आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पे V4 है जो 0 हो गया तो u3 का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया, यहाँ V4 है 0 हो गया तो ये u2 का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया हमें, यहाँ पे भी डायरेक्ट मिल गया। तो इन तीन केसेस में दिस वन एंड दिस वन हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल जा रहा है u3 का, u1 का एंड u2 का। अब ये वैल्यूज हमें मिला हुआ है तो उसको हम बाकी में पुट कर सकते हैं, जैसे u1 का वैल्यू यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ u1 का वैल्यू रखेंगे, C11 हमारे पास 19 है, u1 का वैल्यू हमारे पास शायद 10 आया था, दिस वन 10 आया था, तो u1 एंड 19 घटा लीजिए, जो 9 आया दैट इज द वैल्यू ऑफ v1। सो अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम सारा वैल्यूज v1 v2 का भी निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है मैंने, करके देख सकते हो आप लोग भी कॉपी पेन के साथ। v1 इज इक्वल टू C11 माइनस u1, सो 19 माइनस 10 दैट इज 9। सिमिलरली v3 हमने कैलकुलेट किया है, कॉस्ट ऑफ 23 माइनस u2 दैट इज 40 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 20। सो इस तरह से हमें v2 v3 और v1 का वैल्यूज मिल गया। ये मिलने के बाद हमें फिर से नेक्स्ट स्टेप में एक और कॉम्प्लिकेटेड स्टेप सॉल्व करना है, जहां हम नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए भी इसी तरह का कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे इन द थर्ड स्टेप, कैलकुलेट कर रहे थे दिस टर्म फॉर ऑक्यूपाइड सेल। अब नेक्स्ट स्टेप पे जो सॉल्यूशन होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, वहां DIJ होगा, DIJ माइनस QIJ, मतलब ये उस पोर्शन के कैलकुलेशन के लिए है जहाँ पे ऑक्यूपाइड नहीं है सेल, दैट मीन्स नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना है। CIJ मीन्स वही कॉस्ट। अब नॉन ऑक्यूपाइड सेल पहले ढूंढ लो कौन कौन सा है। तो आपके पास C12, C13, C21, C22, C31 एंड दिस वन C33। तो ये सारे आपके नॉन ऑक्यूपाइड सेल हैं। देखो उसी को लिखा है यहाँ पे C12, C13, 21, 22, 31 एंड 33। इन सब में से आपको U1 V2 क्यों, यहाँ पे ये आसान हो जाता है, कैसे कर समझ सकते हो, देखो ये टर्म आपको बार बार टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही देख लीजिए आप। अच्छा यही देख लो, ये जो टर्म है C12 है ना, तो U1 का कोएफिशिएंट U1 और V का 2 हो जाएगा, इसी से ये बन जाता है। C12 बार बार आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। C13 है तो U1 और V3 हो जाएगा, C21 है तो U2 और V1 हो जाएगा, C22 है तो U2 और V2 हो जाएगा। सिमिलरली C31 है तो U3 एंड V1 हो जाएगा, C33 है तो V3 प्लस U3 हो जाएगा। ये टर्म हमारे पास आ जाएगा, और इन सब का वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट किया है उससे, और ये वैल्यू सारा कॉस्ट वाला, ये सारा कॉस्ट का वैल्यू है नॉन ऑक्यूपाइड सेल, और नॉन ऑक्यूपाइड सेल है तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर नॉन ऑक्यूपाइड सेल है तो आपको मोर और लेस कॉस्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि हम कॉस्ट उसी में असाइन करते हैं जिसका वैल्यू कम होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं। तो अगर ये वैल्यूज जो भी होगा वो कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हम लोग जो लास्ट वाला देख रहे थे उसका, ऑक्यूपाइड सेल में हमेशा कॉस्ट कम होता है
एंड नॉन ऑक्यूपाइड सेल में हमेशा कॉस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्यूपाइड सेल। सो ये कैलकुलेशन हमें करना है। अब इस कैलकुलेशन से ही हमें पता चलता है कि जो रिजल्ट हमें आया है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। यहाँ देखिए वैल्यूज, सारा वैल्यूज आपको दिस वन ये दोनों पॉजिटिव दिख रहा है। एक वैल्यू है जो नेगेटिव है, और यही एक वैल्यू जो नेगेटिव है वो बता रही है कि जो सॉल्यूशन है दैट इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब जो कॉस्ट आपने रैम मेथड से निकाला था, जो कि शायद 779 था, द वैल्यू ऑफ 79, सो ये जो वैल्यू है इससे भी कम इसका कॉस्ट किया जा सकता है। वो हमें यहाँ आके इस स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे पता चल रहा है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, ये कॉस्ट और रिड्यूस हो सकता है, इससे भी कम कॉस्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव वैल्यू है। यही चीज यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में लिखा है, फॉर इम्प्रूविंग द सॉल्यूशन construct closed path starting from the cell 2 and passes from the occupied cell and ends at the 2 cell। पहले छोड़ो इसको, ये बताओ यहाँ तक का कंफ्यूजन, मतलब यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ आया? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेल मी, बताइए कोई स्टेप जो नहीं समझ आया, और किसी को भी, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके देन। अब यहाँ पे हमें मिला है नॉन ऑक्यूपाइड सेल। अब देखो, जिस केस में जहाँ पे नॉन ऑक्यूपाइड सेल का वो वैल्यू जहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, हमें वो सेल, उस सेल पे T22 की बात कर रहा है। 22 देख लो कौन सा है हमारे पास, वापस टेबल में जाना होगा। 22 मीन्स दिस वन है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक क्लोज पाथ का फॉर्मेशन करना है। कैसे? देखिए, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, लिखा है वर्ड्स में, फॉर इम्प्रूविंग दिस सॉल्यूशन। क्योंकि नेगेटिव आ गया तो ये पता है कि इससे इम्प्रूव हो सकता है, मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो वी हैव टू इम्प्रूव दिस सॉल्यूशन। सो इम्प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा एक क्लोज पाथ, जो कि नेगेटिव वैल्यू जहां से आया था ना, दिस 2 उस सेल से शुरू होगा और एंड भी उसी सेल पे करेगा। ऐसा क्लोज पाथ आपको फॉर्म करना है। ये क्लोज पाथ जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आप कंपेयर कर सकते हो। देखो, दिस वन इज 2 यहाँ से आपका सेकेंड सोर्स था, सेकेंड डेस्टिनेशन, सो दिस इज 2। और पाथ जब बनाना है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी पाथ जो शुरू हो रहा है, जहां से भी आप शुरू करोगे, जिस सिर पे नेगेटिव आएगा वहीं से शुरू करोगे। तो यहाँ अगर नेगेटिव आ रहा है और आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं पाथ, तो क्लोज पाथ बनाना है। क्लोज पाथ मीन्स ये कहीं से टर्न करे वापस से यहाँ आ जाए और लॉक हो जाए, मतलब ओपन पाथ नहीं रहेगा। तो यहाँ से शुरू करना है, और जहाँ भी, एक कंडीशन इसमें ये भी है कि अगर आप इस पाथ से यहाँ तक आते हो तो जहाँ कहीं भी पाथ आओगे तो टर्न करोगे, स्ट्रेट पाथ तो जाना नहीं है, तो जहाँ टर्न करोगे वो एक ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। ऑक्यूपाइड मीन्स वहां पे एलोकेशन होना चाहिए जहां भी टर्निंग आपको लेना है। जैसे यहाँ टर्न लिया, यहाँ से यहाँ के हम टर्न ले रहे हैं, तो ये ऑक्यूपाइड सेल है, तो हम यहाँ टर्न कर सकते हैं, आइदर दिस साइड और दिस साइड, हम इस साइड भी टर्न कर सकते हैं। लेकिन हमें टर्न करने के लिए जिस स्टेज पे हम टर्न करेंगे, टर्निंग पॉइंट ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। सो ये हमारा ऑक्यूपाइड सेल है, सो हम टर्न कर सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। बट अगर हम यहाँ आ जाएं तो यहाँ से हमें यहाँ कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिल रहा, तो हम इधर नहीं आ रहे, तो हम टर्न करके वापस से नीचे आ रहे हैं। अब देखो, यहाँ आने पे यहाँ भी टर्निंग पॉइंट, ये ऑक्यूपाइड सेल है, तो यहाँ भी हम टर्न कर सकते हैं इस साइड।
वापस से यहाँ भी हम टर्न कर सकते हैं इस साइड, क्योंकि हमें वापस से कहाँ जाना था, जिस सेल से हमने अपना जर्नी शुरू किया था उस सेल पे वापस जाना है, क्लोज्ड पाथ बनाना है। तो जिस सेल से शुरू किए हो वहां वापस जाना है। जब वापस यहाँ आना होगा तो आपको यहाँ से फिर से टर्न लेना होगा। तो ये टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट एक ऑक्यूपाइड सेल है। अब जितने भी टर्निंग पॉइंट देखो डॉट से रिप्रेजेंटेड है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं वो ऑक्यूपाइड सेल हैं, आप उसको वहां पे टर्न कर सकते हो। जहां अनऑक्यूपाइड सेल है वहां टर्न नहीं करना। मतलब आप चाहते तो यहाँ टर्न कर सकते हो, बट यहाँ टर्न नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट ऑक्यूपाइड सेल। ये एक क्लोज पाथ फॉर्म कर रहा है। इस क्लोज पाथ को फॉर्म करने के बाद हमें एक और काम करना है जो बताता है कि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द, मतलब जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बिगिनिंग पॉइंट है, वहां से पॉजिटिव साइन, नेक्स्ट टर्निंग पे नेगेटिव साइन, नेक्स्ट टर्निंग पे पॉजिटिव साइन, इसी तरह नेक्स्ट टर्निंग पे नेगेटिव साइन, ये हमें एलोकेट करना होगा। क्या करना होगा, जहां भी शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट, दैट शुड बी प्लस, दिस शुड बी नेगेटिव, दिस शुड बी प्लस एंड दिस शुड बी नेगेटिव। ये कंडीशन हमें फॉलो करते हुए क्लोज पाथ को कवर करना है। ये करने के बाद हमें जहां जहां भी हमने पॉजिटिव साइन दिया है वहां पे 2 ऐड करना है। जहां जहां भी पॉजिटिव साइन है, अब इसमें 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ भी ऑक्यूपाइड नहीं है, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 जो है ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा। यहाँ -2 करेंगे तो 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और 2 आप माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे 0 एलोकेशन हो जाएगा, मतलब ये एलोकेशन जो होगा वो खाली हो जाएगा। नेक्स्ट में आओ, यहाँ पे अगर 2 आप प्लस कर रहे हो, सो दिस शुड बी, क्या हो जाएगा, 10 है तो 12 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं माइनस करना है तो दिस इज 8, 8 में से -2 करोगे दैट इज 6। तो ये केसेस हमारे पास आएंगे क्योंकि लिखा है, बाकी सारे में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। दिस वन इज 5, x11 इज 5, x14 इज 2, x22 इज x22, दिस वन, ये 22 वाला टर्म यही है। तो यहाँ पे आप 2 ऐड कर दिए हो तो 2 लिख रहे हैं। x23, दिस वन इज 7, x ये वाला टर्म देखिए, दिस वन इज 0, तो ये तो लिखेंगे ही नहीं। अब हम यहाँ 32, दिस 32, सॉरी 32 आपका 6 हो जाएगा, हाँ, और 34 जो है वो 12 हो जाएगा। 10 में आप ऐड कर रहे हो तो ये 12 हो जाएगा। ये 8 में से 6 2 घटा रहे हैं तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस किए तो ये रहेगा ही नहीं, ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन मिला है, रिजल्ट, मतलब ये फॉर्म हुआ है। अब इससे जो नया टेबल बना है, यहाँ से ये टर्म डिलीट हो जाएगा बिकॉज 2 माइनस हो चुका है, सो इसमें अब एलोकेशन नहीं है, ये एलोकेशन यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो आपके पास जो रिजल्ट टेबल का है वो देखिए ये हो जाएगा, इससे कंपेयर कर सकते हो। ये 5 एज इट इज, 30 एज इट इज, ये 2 वाला वही है, ये 2 में ऐड हो गया तो यहाँ 2 आ गया, ये 7 हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। दिस वन इज, सॉरी मैंने यहाँ 6 लिख दिया, 8 लिख दिया है गलती से, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 कर दिया, सेम है बाकी। अब इतना करने के बाद आपको फिर से वापस से वही स्टेप रिपीट करना है जो कि हम लोगों ने शुरू में किया था। अगेन कैलकुलेट दिस टर्म Cij Uij प्लस Vj, मतलब U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, ये हमें करना है। अब यहाँ पे सब कुछ तो वैसा ही टर्म है जो आप पहले कैलकुलेशन कर चुके हो, एग्जैक्टली वही किया हुआ है। और यहाँ पे फिर से मैंने, देखो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन नहीं है। अगर इस रो में देखें तो 2 एलोकेशन है, इस रो में कॉलम में देखें 2 एलोकेशन है, इस रो में देखोगे 2 एलोकेशन है, इसमें भी 2 एलोकेशन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 2 एलोकेशन। अब किसी में 3 एलोकेशन वाला केस नहीं आ रहा। इक्वेशन काउंट करिएगा तो देखिए 6 इक्वेशन हमारे पास पहले भी था, अभी भी है। वेरिएबल हमारे पास 7 था, पहले भी है, अभी भी है। तो आप एक एलोकेशन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मतलब U1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी 0 ले सकते हो जिसमें 2 एलोकेशन है। इसमें 2 ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी ले सकते हो, इसमें ले सकते हो या फिर उसमें ले सकते हो, कहीं से भी जहाँ 2 एलोकेशन, क्योंकि अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है।
पहले हमारे पास एक ऑप्शन हाईएस्ट एलोकेशन वाला था तो हम वो ले रहे थे, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे किसी एक को 0 कंसिडर कर लिया। जब एक को 0 कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी के वैल्यूज को इवेलुएट करना है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप करके देखना एग्जैक्टली क्या आ रहा है, करके चेक कर सकते हो सारे वैल्यूज को पुट करके। कॉस्ट फंक्शन हमारे पास है ही, u1 का वैल्यू 0 रख दिया तो v1 19 आ गया, यहीं से देख सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है v1 और v4, तो u1 इज इक्वल टू 0 है तो v4 इज इक्वल टू 10 यहीं पे आ गया। 30 है, यहाँ पे v2 का वैल्यू रखो, u2 का वैल्यू, सो 30 और u2, सो हमें वैल्यूज इस तरह से मिल जाएगा। या फिर आप इन दोनों के इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे तो वो भी रिजल्ट आ जाएगा। सारे वैल्यूज को हम पुट करके ये वैल्यूज निकाल लेंगे। और ये जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर ऑक्यूपाइड सेल, और ऑक्यूपाइड सेल में बाकी सारे टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, बट ये जो वैल्यू है ऑक्यूपाइड से नॉन ऑक्यूपाइड बन गया है और ये नॉन ऑक्यूपाइड से ऑक्यूपाइड सेल बन गया है, तो इन दोनों में चेंजेस दिखेगा आपको। अब इसी तरह हमें कैलकुलेट करना है dij, दैट इज इक्वल टू दिस सम। कैलकुलेशन कर लिया, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, either positive or negative 0, ये आ गया। So since all the dij is greater than equal to 0 for non-occupied cell, so the current solution is the optimal solution। चूंकि ये सारा पॉजिटिव आ चुका है या फिर 0 आता, नेगेटिव नहीं आता, then that solution is the optimal solution। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो ये ऑप्टिमल है या नहीं। जैसे मान लीजिए 5 into 19 मल्टीप्लाई कर लो, 10 into 20 मल्टीप्लाई कर लो, 30 into 2, 40 into 7, 20 into 12, 8 into 6, ये 6 था ना। सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारा वैल्यूज यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लिए, एंड दिस इज 743। ये कैलकुलेशन करने के बाद 743 आ रहा है, जो कि वैम मेथड से हमारा जो रिजल्ट आया था 779 उससे भी कम है। सो अब अगर ये इससे भी कम है तो ये हमारा मिनिमम सॉल्यूशन है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। इससे ज्यादा कम आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, और इसीलिए हम इसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब इससे इतना 743 रुपीज आपको खर्च करना ही पड़ेगा पूरी की पूरी डिमांड और पूरा का पूरा सप्लाई फिलअप करने के लिए। तो ये तरीका है टू टेस्ट द ऑप्टिमलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी आप ला रहे हो उसको और रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं। मतलब इस केस में और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, इतना खर्च करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखो आप डिफरेंस देख सकते हो सारे मेथड्स में। जब हम मेथड ले रहे थे तो 1015 रुपये लग रहा था, दूसरे केस में 814 रुपीज लग रहा था, थर्ड मेथड जो वैम था उसमें हमें मिल रहा था 779, और उससे भी कम 743 रुपीज आ गया। यहाँ से आपको क्या वेरिएशन हो सकता है, कहाँ 1000 था, कहाँ 750 रुपया हो गया। तो ये चीज़ आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो मिनिमाइजेशन हो रहा है, यही हमारे ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वी हैव टू मिनिमाइज दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और चाहे जो भी तरीका हो, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, वो यहाँ हमारा फुलफिल हो जाता है। इससे ज़्यादा रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, बस यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और ऑप्टिमल है कभी इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ना मैम, हाँ इस वाले क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है, वो मैं भेज दूंगी। ठीक है, एक मेथड आप ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना। और हाँ, ये चीज एक चीज चेक करने वाली चीज आपको ये है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका वैल्यूज क्या आने वाला है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए भी ना आपको ऑक्यूपाइड सेल का सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। कभी कभी ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि अब जब ऐसे ही करना है तो हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं कैलकुलेशन।
लेकिन यहाँ से वैल्यूज जो u1 v1 का आपको मिलने वाला है ये ऑक्यूपाइड सेल से ही मिल पाएगा। तो यहाँ से ये निकालोगे, उसके बाद ही नॉन ऑक्यूपाइड सेल निकालोगे, तो ये कैलकुलेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म है जो मिसिंग हो सकता है। और नॉन ऑक्यूपाइड सेल पे ही डिपेंड करता है ऑप्टिमलिटी सॉल्यूशन का जो चेक आप कर रहे हैं। जैसे मीन देखिए यहाँ पे आपने किया है सिक्स्थ स्टेप में, ये जो नेगेटिव वैल्यू आया है वो नेगेटिव वैल्यू नॉन ऑक्यूपाइड सेल में आया है, तब हम ये चेक कर रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है हमारे कि जो वैल्यू है उसको और मिनिमाइज किया जा सकता है, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होता। और लास्ट में देखो यही जो है सारा का सारा पॉजिटिव आ गया, देन दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब अब रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो एक होता है जो मतलब बेसिक सॉल्यूशन हमको एक मिल रहा है इनिशियली, और वही हमारा मतलब आप उसको लेके भी चल सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू नहीं है, उससे भी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ हो क्वेश्चन में तो आप वैम मेथड से बनाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपने देखा भी है एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा उसी में आ रहा है। और अगर चाहो तो ऑप्टिमलिटी चेक कर सकते हो। कभी कभी ये भी होगा कि वैम मेथड से जो सॉल्यूशन आता है वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, जिसमें मैंने इसका भी आपको पीडीएफ शेयर नहीं किया है। कभी कभी ऐसा होता है, इसमें लिखा भी होगा आपको सोर्सेज और डेस्टिनेशन में जो डालते हैं ना, हाँ कभी कभी देखिए कभी कभी एक्यूरेट आता है और कभी कभी डाटा आसपास का आता हाँ है। नियर अबाउट आएगा। जैसे देखो बहुत ज़्यादा रिडक्शन 779 था 743 हुआ, तो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कम हुआ है, नियर अबाउट आता है। So the advantage of this method, WAM method, is that it gives the initial solution which is near to optimal solution, और sometimes होता है optimal solution itself, ये हो सकता है। तो WAM मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है। और उसके बाद मोदी टेस्ट अप्लाई कर लीजिए तो आपको कंफर्म हो जाएंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। और कुछ क्वेरी बताइए। मैम क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो VAM मेथड से करना है ना? हाँ वेब मेथड से करिए सबसे अच्छा। मेंशन वैसे मेंशन नहीं है तो हमको इससे मतलब ही नहीं है, कौन सा हम बिजनेस का वो कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो अभी हम है नहीं, तो यस आपको जो मेथड आसान लगे उससे सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात, मैम दो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता क्या कभी? दो नेगेटिव आएगा तो किसी एक को ले सकते, दो नेगेटिव आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक को लेके चलेंगे, एक से क्लोज पाथ शुरू करेंगे दूसरे पे भी जाएंगे, आ सकता है दो नेगेटिव वैल्यू। किसी मैम अटेंडेंस नहीं बनेगा? अटेंडेंस तो बन ही जाएगा ना, अटेंडेंस नहीं कैसे बनेगा? अटेंडेंस आपका नहीं बनाने से मेरा कोई बेनिफिट है? नो मैम, इसलिए बोले कि 7 मिनट बचा था इसीलिए। अच्छा हो गया, अटेंडेंस हो चुका है, 74 कैंडिडेट्स हैं, मतलब 74 मीन्स 73, एक तो मैं खुद ही हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अभी तक? अब इसके बाद देखो एक चीज़ हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड, जैसे जो अभी हम लोगों ने सारा सॉल्यूशन क्या होगा उसका टर्म्स कैलकुलेशन कर समझ रहे हैं क्या है, कुछ कुछ डेफिनेशंस है जो पूछा जा सकता है, जैसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को डिफाइन करना, डिजेनरेसी कंडीशन वगैरह को डिफाइन करना, तो ये सब टर्म्स है जो एक बार मैं आपको थियोरेटिकली सारा डेफिनेशन वगैरह लिख के दे दूंगी या फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, वो कर लेना। और क्योंकि थियोरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना क्वेश्चन में, तो आप वो एक मतलब ऐसे समझ में आ जाता है, बट डिफाइन करने के लिए लैंग्वेज में भी करना होगा, तो फिर वो मैं करके दे देती हूँ। और आपकी तरफ से जो अभी तक पढ़े उसमें से कुछ क्वेरी है या फिर कुछ ऐसा है जो टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो आपको भी लगता हो मिस हो रहा है, तो बता सकते हो। कुछ ऐसा point जो आपने देखा हो जो मिसिंग लग रहा हो
तो वो भी बता सकते हो। ये दोनों PDF में भेज दे रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। करके इनफैक्ट मेरे सजेशन में आप देखिए तो मोदी मेथड से मैंने सारा कुछ करके तो दिखा दिया है, बट आप ये खुद से कैलकुलेशन कॉपी पेन से करके देखिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, और कैसे क्या इसका इम्पैक्ट है। जब करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा वो। एक दो क्वेश्चन भी आप अच्छे से बना लेते हैं ना पूरा, तो फिर आपके समझ में आराम से आ जाने वाला है, फिर कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक है। नॉट कॉर्नर और क्या था लिस्ट कॉस्ट मेथड का तो ये मिल गया था ना PDF, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और उसका, फिर सिर्फ वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड बाकी है ना। चलो ठीक है, मैं भेज दी, कुछ लोगों को गया है कुछ का। कैमरा ऑफ रहेगा तो अटेंडेंस नहीं बनेगा। क्या कैमरा ऑफ रहेगा तो अटेंडेंस नहीं बनेगा मैम। कैमरा तो ऑन करने के लिए कहा गया है ना आप लोगों को। मैम जैसे होता है कि नेटवर्क बहुत जगह वीक मैम रहता है तो नेटवर्क मजबूरी इश्यू के में रहता है। नेटवर्क बहुत स्लो है मैम, 2 बार तो डिस्कनेक्ट हो गए हम। आपका तो डिस्कनेक्ट हुआ था। यस मैम, गांव गए और गांव में थोड़ा दिक्कत है। अटेंडेंस बना दीजिएगा तो मैम। उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैम? नेटवर्क इशू है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप लोग को बताना जरूरी है ना मैम, ऐसे थोड़ी ना जानिएगा, फिर अटेंडेंस नहीं मार्क कीजिएगा ना। ठीक है चलो बन जाएगा। ओके देन, क्वेरीज होगा तो बताइएगा, देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। ओके मैम।